मेरा नाम बेथनी वॉल्टर्स है। लोग मुझे प्यार से बेथ बुलाते हैं। कैली की एक ऐसी लड़की जिसके टिकटॉक पर लोगों को हंसना अच्छा लगता था। मेरे दिन की शुरुआत स्मूदी बॉल्स और कॉमेडी स्केच से होती थी। मैंने अपने टिकटॉक का सफर बिना सोचे समझे शुरू किया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा कुछ सोच पाती, मैंने कुछ फॉलोवर्स बना लिए थे जो मेरी वाइब के साथ मैच करते थे। ये सब अजीब होना तब शुरू हुआ जब मुझे अपने एक फैन द्वारा पहला तोहफा मिला। बहुत ही खूबसूरत एंटीक नेकलेस मेरे दरवाजे पर रखा हुआ था और उसके साथ एक नोट था, रात के आकाश में सबसे चमकते सितारे के लिए। मुझे वो तारीफ सुनकर शर्म आ गई। मुझे लगा कि ये मेरे किसी सीक्रेट एडमायरर का काम है, कोई ऐसा जिसने मेरे ऑनलाइन दुनिया को सीरियसली ले लिया। लेकिन इससे मेरे घर का पता कैसे मिला, ये मुझे नहीं पता। मैंने अपने अगले टिकटॉक में उस नेकलेस को दिखाया और भेजने वाले उस सीक्रेट एडमायरर को शुक्रिया कहा और इस बात का मजाक भी बनाया कि यह कौन हो सकता है। लेकिन उसके बाद तोहफे आने का सिलसिला बंद ही नहीं हुआ। एक और पैकेज आया। इस बार उसमें विंटेज विनाइल के रिकॉर्ड का सेट था। क्योंकि मैंने 1 महीने पहले अपनी लाइव स्ट्रीम में यह कहा था कि मैं ओल्ड स्कूल म्यूजिक ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। इसके साथ आया नोट और भी ज्यादा तारीफ भरा था। तुम्हारे घर को तुम्हारी हंसी जैसी खूबसूरत धुन से भरने के लिए। ओके, ये तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसे मेरे घर का पता कैसे पता? मैंने हाल ही में मेरी विनाइल की तरफ बढ़ती दिलचस्पी के बारे में बताया था। मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि जैसे ही मैंने उस नोट के पीछे देखा तो उस पर मेरी तस्वीर बनी हुई थी जो किसी ने अपने हाथ से बनाई, और इसमें मैंने कपड़े भी नहीं पहने थे। चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई जब तीसरा गिफ्ट आया। ये एक पेंटिंग थी, लेकिन कोई ऐसी वैसी पेंटिंग नहीं। इसमें मैं बनी हुई थी, अपने बिस्तर पर सोई हुई। तस्वीर को बहुत ही बारीकी से बनाया गया था, फिर वो मेरे पजामा पर बने पैटर्न हो या मेरी बेडशीट का रंग। इसके साथ आया हुआ नोट मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाला था। स्लीपिंग ब्यूटी, मैं तुम पर नजर रखता हूँ। और तब जाकर मेरे दिमाग में लाल झंडे लहराने लगे। ये आम बात नहीं थी, ये बहुत ही डरावनी चीज थी। मैंने इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ये सोचा कि शायद ये मेरा कोई सरफिरा फैन है बस, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि इसका अंजाम गलत हो सकता है। मेरा कुछ चीजों पर ध्यान गया, जैसे कि मेरी चीजें वहां नहीं मिलती थी जहां मैं उन्हें छोड़कर जाया करती थी, या फिर घर के पीछे के दरवाजा का खुला होना जबकि मैं जानती थी कि मैंने उसे बंद किया था। उसके बाद मेरे टिकटॉक अकाउंट पर एक मैसेज आया, एक ऐसे अकाउंट से जिसे मैसेज भेजने के फौरन बाद डिलीट कर दिया गया। आज मैंने तुम्हें कैफे में देखा, तुमने मुझे देखकर स्माइल क्यों नहीं किया? मैंने ऑनलाइन कहीं भी नहीं डाला था कि मैं किसी कैफे में हूँ। इस बात का एहसास होने के बाद मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेस को इन सब के बारे में विस्तार से बताया। वो इस बात पर अड़ी हुई थी कि मुझे इसकी शिकायत पुलिस से करनी चाहिए, इसलिए मैं वहां गई। लेकिन पुलिस ने कहा कि क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। शायद ये बस एक ट्रोल है, उन्होंने मेरे डर को खारिज करते हुए कहा। मैं हेल्पलेस महसूस कर रही थी, अपने ही घर में कैद, बस इधर से उधर हो रही थी। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं देर रात में होने वाले लाइव स्ट्रीम की तैयारी कर रही थी, एक आरामदायक सेशन जहां मैं अपने फॉलोअर्स से बात करती, शायद कुछ वाइनल रिकॉर्ड सुनती और सुनाती। मैं सेटिंग कर ही रही थी कि मुझे अपना अगला नोट किचन के काउंटर पर मिला, एक ऐसी जगह जहां तक कभी किसी अनजान को नहीं जाना चाहिए। जब तुम्हें यह नहीं पता था कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूं, तुम बहुत शांत दिखती थी। मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगा। डर के मारे मेरा खून जम गया। अब ये कोई दूर से देखने वाला एडमायरर नहीं रहा था, वो मेरे घर में घुस चुका था। ये एहसास मुझ पर किसी बुरे साई की तरह चढ़ गया। मैं खतरे में थी। मैंने अपने डॉग रॉकी को उठाया। वो एक प्यारे और कम गुस्सा करने वाला लैब्राडोर था। मैंने हम दोनों को बेडरूम में बंद कर दिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब मैंने 911 पर फोन मिलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ फोन पर ही बनी रहूं, लेकिन हर एक सेकंड जन्मों के बराबर लग रहा था। और तब मैंने वो आवाज सुनी, पैरों के आने की हल्की हल्की आवाज मेरे घर से गुजरती हुई। वो यही था, मेरे साथ, मेरे घर में, अपने बेडरूम में बंधी हुई। अपने एक हाथ से फोन को कान में लगाए हुए और दूसरे हाथ से रॉकी का कॉलर पकड़े हुए मैंने फोन में दबी हुई आवाज के साथ कहा, यहाँ है मेरे घर में। 911 पर बात कर रहे उस आदमी की आवाज में मुझे दिलासा दिया। उसने मुझे शांत रहने और दरवाजा बंद रखने के लिए कहा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। मेरे बेडरूम के दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। धीरे धीरे रॉकी घुर्राया, एक ऐसी आवाज के साथ जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। दरवाजा नहीं खुला। इसे अंदर से बंद कर लेना मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था, लेकिन इससे वो रुका नहीं। दरवाजे के नीचे किसी की परछाई दिखाई देने लगी, एक आकृति जो गलियारे में खड़ी हुई दिख रही थी। मुझे बहुत घबराहट होने लगी और मैं पुलिस का वेट करने लगी। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर ही हो बेथनी। एक आवाज आई, एक आवाज जो मुझे सुनी हुई लग रही थी।
एक आवाज जो मेरी वीडियो और सपनों की छाया से फुसफुसाई थी। मैं कांपने लगी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम मुझसे छुप नहीं सकती मेरी जान, डरो मत, दरवाजा खोल, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। डर ने मुझे घेर लिया। मैं अपनी जगह पर जम सी गई। ये सिर्फ एक स्टॉकर नहीं था, ये आदमी अपने किसी भ्रम में जी रहा था, जिसे अपनी बनाई हुई कल्पनाओं पर विश्वास होने लगा था। रॉकी गुस्से से भौंकने लगा, उसका शरीर तनाव से भर गया, लेकिन वो तैयार था। 911 पर बात कर रहे आदमी की आवाज सुनकर मेरा डर टूटा। ऑफिसर्स वहां पहुंचने वाले, मेरे साथ बने रहिए। डर के इस भयानक पल में वो आदमी अपने शरीर का जोर लगाते हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। मुझ तक पहुंचने की उसकी कोशिश जोरदार थी। रॉकी भौंकते हुए आगे बढ़ा, वो दरवाजे को टूटने से रोकने की कोशिश कर रहा था, और फिर उस आदमी ने दरवाजे की कमजोर लकड़ी पर मुक्का मारा। उसके बाद उसने बेसबॉल बैट उठाया और बिना रुके लगातार दरवाजे पर मारने लगा। वो इतनी जोर से दरवाजे पर मार रहा था कि उसका टूटना लाजमी ही था। दरवाजा टूट गया और उस साइको ने अपना सर अंदर डाला। मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगा। उसे देखकर मुझे सदमा सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले उसे कहीं देखा हुआ था, लेकिन याद नहीं कहां। वक्त हो गया है मेरी जान, क्यों ना तुम इस रोब को उतार कर सोफे पर बैठ जाओ। मैं स्केचबुक अपने साथ लाया हूं। मैं चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक से उस लड़के के वजन दरवाजे से हटकर पीछे की तरफ जा गिरा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ये खामोशी पहले हो रही आवाज से भी ज्यादा खतरनाक थी। रॉकी की गुर्राहट फुसफुसाहट में बदल गई, यहाँ तक कि वो भी हवा के बदलाव को महसूस कर सकता था। अगले कुछ पल धुंधले दिखाई देने लगे, सायरन की आवाजें आने लगी, कमरे में लगे पर्दों से रोशनी दिखाई देने लगी, नीचे से शोर आने लगा, संघर्ष, फिर किसी को गोली लगने की अचूक आवाज। जब पुलिस आखिरकार मेरे कमरे में आई तो मैं बुरी हालत में थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रॉकी मेरे आराम का एकमात्र सहारा था। उन्होंने मुझे बताया कि उसके पास एक चाकू था। उसका प्लान यह था कि वो मुझे किसी दूसरी दुनिया में ले जाएगा। मेरा स्टॉकर, मेरा फॉलोअर, पता चला कि वो शख्स था जिससे मैंने एक बार मीट एंड ग्रीट सेशन में मिली थी। हजारों फैंस में वो बस एक चेहरा था, एक ऐसा शख्स जिसने तय कर लिया था कि मैं उसके लिए बनी थी। इसके बाद जब बयान और जांच की बात सामने आई तो मेरे ऑनलाइन फैंस ने मुझे दिल खोल कर सपोर्ट किया, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया था। दुनिया और भी ज्यादा खतरनाक महसूस होने लगी थी। मैंने तय किया कि मैं टिकटॉक पर पोस्ट डालना बंद कर दूंगी और मैंने खुद की ग्रोथ पर काम करने का फैसला किया। रॉकी मेरे लिए एक पेट से बढ़कर हो गया। वो मेरा हीरो था, मेरा रखवाला। मुझसे पहले ही उसने खतरों को पहचान लिया था। उसकी मेरे साथ पूरी वफादारी थी। उसके भौंकने और बिना डरे मेरी सुरक्षा करने के जज्बे ने ही आखिरकार मुझे बचाया था। मदद पहुंचने से पहले उन भयानक पलों को सहने की शक्ति दी थी। उन खौफनाक रातों को याद करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी आसानी से मशहूर होने की छाया में छिपकर खतरों से अनजान होते हुए दुनिया के आगे अपना पूरा जीवन खोलकर रख दिया था। जहां तक बात उस साइको की है तो उसे जेल में कई सालों की सजा सुनाई गई, जिस वजह से मेरे दिमाग को शांत होने का मौका मिला। इस अनुभव ने मुझे सुरक्षा का सही महत्व समझाया, किसी पर विश्वास करना और अंधेरे में अपनी शक्ति ढूंढना भी। ये एक ऐसा सबक था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक ऐसी कहानी जो हमारे अंदर मौजूद रोशनी की याद दिलाती है, एक ऐसी रोशनी जिसे कोई छाया कभी बुझा नहीं सकती। अब मैं सुरक्षित थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब डीन ने पहली बार मुझे मैसेज किया था। मखमल जैसा मुलायम, शहद जैसे मीठे उसके शब्द। उसके पास टेक्सास से होने का एक अनोखा आकर्षण था। वो लैबॉक के बाहर अपने विशाल खेत और खुले आसमान के प्रति अपने प्यार की बात करता था। उसने बताया कि वो ट्रैवल व्लॉग बनाने का शौक रखता है और कोलैबोरेशन करना चाहता है ताकि फॉलोअर्स बढ़ाने में मदद हो सके। उसने मुझे अपने विशाल खेत में 10 दिन के फ्री ट्रिप पर बुलाया, जहां हम दोनों कोलैबोरेशन करके टिकटॉक के लिए शूट करने वाले थे। मैंने ये ऑफर स्वीकार कर लिया। भागते घोड़े और टेक्सास की सुंदरता को कैमरा पर दिखाने के ख्वाब से ही मैंने अपना बैग कर लिया। डीन के खेतों तक पहुंचने वाला रास्ता अपने आप में ही आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। मीलों दूर तक खाली मैदान, उस तरह की शांति और अकेलापन जिसके बारे में आप सिर्फ अपनी किताबों में पढ़ते हैं। डीन गेट पर मेरा इंतजार कर रहा था, मुस्कुराहट और गर्मजोशी के साथ मांस से भरा एक असली काउबॉय। इस स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है, उसने मेरा बैग लेते हुए कहा। उस शाम मुझे पहला संकेत मिला। डीन मुझे एक स्वागत समारोह के लिए जोर दे रहा था। उसने कहा कि यह परंपरा है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, हम बाहर खड़े थे और उसने लैटिन भाषा में कुछ टेढ़े मेढ़े जाप जपने शुरू कर दिए। उसकी आंखें बंद हो गई।
हाथ आसमान की ओर उठे हुए थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपने विचारों को ये सोचकर खोला कि हमारे कल्चर अलग होने की वजह से शायद मैं उसे समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन चीजें तेजी से अजीब होती गई। कैमरा बंद होते ही डीन का बर्ताव बदल गया। जिस आकर्षक और स्नेह से भरे इंसान से मैं ऑनलाइन मिली थी, वो अचानक से बदलकर कठोर बन गया। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ रहा था, जैसे कि वीडियो बनाने के दौरान मेरे वहां ना खड़े होना जहां वो चाहता था, या फिर उसके रीति रिवाजों पर सवाल उठाना। तुम नहीं जानती कि हम यहाँ किन ताकतों से निपट रहे हैं, समझी तुम? उसने गुस्से से भड़क कर कहा। उस रात वो मुझे मुख्य घर से दूर एक खालीपन में ले गया, जहां उसके हिसाब से बंधन का समारोह होने वाला था। खलिहान के अंदर दर्जनों मोमबत्तियां लगी हुई थी, जिससे वो जगमगा रहा था, और दीवार पर भयानक छाया पड़ रही थी। कमरे के बीच में एक टेबल रखा हुआ था, जिसके पार लाल कपड़ा चढ़ाया गया था, और ऐसे अजीब अजीब चित्र बनाए हुए थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। डीन ने दावा किया कि ये शूटिंग के लिए हमारी आत्माओं को बांध देगा, जिससे हमारी कोलैबोरेशन को अनिश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेरा रोम रोम मुझे चिल्लाकर कह रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं सिर्फ उसकी बातों में फंस कर रह गई। उसने और भी ज्यादा मंत्रों के साथ उस समारोह को शुरू किया। उसके बाद उसने एक छोटा अलंकृत चाकू निकाला। हमारे बंधन को सील करने के लिए खून की एक बूंद। ये वही पल था जिस वक्त मैं समझ गई कि मुझे यहां से निकलना है। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को वहां से हटाने की कोशिश की, वो गुस्सा हो गया। तुम्हें रीति रिवाजों की इज्जत नहीं करते। मुझे उसने बाजू से पकड़कर जहां घाव था वो जोर से हिलाया। मैं उससे अपना हाथ छुड़ाकर मुख्य घर तक भागने में कामयाब हो गई, और मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर दिया। उस रात में सो नहीं पाई। रैंच की आवाज, रात में निकलने वाले कीड़े मकोड़े, डीन के मंत्रों की दूर से परेशान करने वाली गूंज, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ उसकी मेहमान नहीं थी, बल्कि उसकी कैदी थी। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह अलग अलग और अजीब समारोह साथ ही डीन के क्रूर स्वभाव में बीत गए। उसने मुझे जाने नहीं दिया। उसने जमीन को शुद्ध करने और मुझे किसी बड़ी चीज के लिए चुने जाने की बात की। मुझे अपनी स्थिति की सच्चाई नजर आने लगी। मैं एक पागल आदमी के चंगुल में थी, घर से दूर और बिल्कुल अकेली। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अगले दिन की गूंज पिछले दिन से और भी ज्यादा गहरी सुनाई देने लगी, और मेरे अंदर निराशा की भावना गहरी होती गई। डीन के समारोह और भी ज्यादा पागलपन पर उतरने लगे। हर समारोह एक बुरे और बड़े आयोजन के करीब जा रहा था, जिसका वो हर बार संकेत करता रहा, लेकिन उसने कभी पूरी तरह समझाया नहीं। एक समारोह में उसने घोड़े के बच्चे की बलि दी, और हमारी वाइब्रेशंस को शुद्ध करने के लिए उसके खून को हमारे चेहरे पर लगाया। दूसरे में उसने अपने कुछ दोस्तों का आमंत्रण दिया और मुझे कमरे के बीच में बिठाकर बारी बारी कच्चा चिकन खिलाया। तुम इन सभी रिवाजों की जान हो पेरिस। वो ये बात इतने जोश से कहता कि मेरा खून ठंडा हो जाता था। आखिरी समारोह सब कुछ बदल देगा। मैं जानती थी कि डीन ने जो भी योजना बनाई थी, मैं उसके होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर मैं बचना चाहती हूं तो मुझे अपनी चालाकी से ही कुछ करना होगा। एक दिन देर रात मेरे मन में एक विचार आया। मेरा फोन अभी भी मेरे पास था। हालांकि डीन हर रोज चेक करता था कि उसे पता चले कि मैंने किसी को फोन तो नहीं किया, लेकिन उसने मेरे टिकटॉक को कभी चेक करने के बारे में नहीं सोचा, ये मानते हुए कि वो एक बेकार सी चीज है। मैंने अपने पोस्ट बहुत ही सावधानी से तैयार करने शुरू कर दिए। अपनी वीडियो में छिपे हुए पोस्ट डालना शुरू किए। डिस्क्रिप्शन में मदद की गुहार, जो ट्रैवल टिप्स की मासूमियत में कोड लैंग्वेज में लिखी थी। ये रैंच कहाँ है उसकी जानकारी, बैकग्राउंड के शॉट्स डालना। ये खताश योजना थी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आज मैं रैंच के काफी गहरे हिस्से की खोज करने जा रही हूँ, मैंने एक वीडियो में कहा। अपनी आवाज में जोश और उत्साह भरते हुए मैंने पीछे के घने जंगल दिखाए। मैं चाहती थी कोई सुन ले। ये काफी घना और डरावना है, रहस्यों से भरा हुआ। डीन का बर्ताव दिन प्रतिदिन खराब होता गया। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा और ज्यादा फूटने लगा, चाहे फिर वो किसी खोई हुई चीज पर हो। सब कुछ मेरे ऊपर ही उतरता था। लेकिन जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था वो ये थी कि उसे अपने रीति रिवाज के परिणाम पर पूरा भरोसा था। वो उनके बारे में ऐसे बात करता था जैसे वो सच में हो। आखिरी समारोह पास था। डीन ने वादा किया। उसकी आंखों में चमक थी जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। तुम बस तैयार हो, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने आखिरी समारोह से एक दिन पहले अपनी लास्ट वीडियो डाली। खेत का दौरा जो खलिहान के दृश्य के साथ खत्म हुआ, जहां डीन ने कहा था कि आखिरी समारोह होगा।
मैं आप लोगों को ये दिखाने का इंतजार नहीं कर सकती, मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। डिस्क्रिप्शन पर लिखा था, कल बहुत बड़ा दिन है, मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि कल धमाका होने वाला है। अगर आप पीछे ध्यान दें तो रैंच पर कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, एक कागज पर लिखकर उन्हें दरवाजे पर चिपका दिया था। उस रात डीन बहुत अशांत था। वो घर में चक्कर काट रहा था और खुद से कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था। मैं बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उसे सूरज निकलने से पहले घर से जाते हुए देखा। वो खलिहान में जाकर तैयारी करना चाहता था। मैं चुपके से अपने कमरे से निकली, हाथ में अपना फोन लिया और प्रॉपर्टी के एक कोने में चली गई। मैंने खुद को लंबी झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। 911 पर फोन मिलाया और प्रार्थना करने लगी कि सिग्नल मिल जाए। प्लीज आपको मेरी मदद करनी होगी, वो कुछ बहुत ही भयानक करने वाला है, मैंने चुपके से कहा। फोन आखिरकार लग गया था। दूर से सायरन की आवाज सबसे अच्छी ध्वनि थी जो मैंने इतने दिनों से नहीं सुनी। डीन खलिहान से बाहर आया। जैसे ही उसने ड्राइव में पुलिस को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, तुम समझ नहीं रही, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे झाड़ियों में ढूंढा और मैं वहीं मिली, डरी हुई, रोते हुए, लेकिन जिंदा। जैसे ही वो डीन को लेकर जाने लगे, मेरी आंखें उससे मिली। उनमें धोखा और पागलपन नजर आ रहा था। तुम्हें चुना गया था, उसने चिल्लाकर कहा, तुमने सब खराब कर दिया। उसके बाद क्या, टिकटॉक मेरे सबसे बुरे वक्त का साथी बन गया और एक छुपा हुआ संदेश खाने के दाने जैसा था जिसने मुझे बचाया था। दुनिया मेरी कहानी से भयभीत और रोमांचित, लेकिन मेरे लिए ये उस आतंक की एक दर्दनाक याद थी जिससे मैं गुजर रही थी। अपने घर के अंदर सुरक्षित बैठकर टेक्सास के उन खुले आसमानों से दूर, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कितनी मुश्किल से वहां से बचकर निकली थी। डीन का खेत, उसके समारोह, उसका पागलपन, ये सब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। लेकिन इसने जो निशान छोड़े थे वो सब सच थे। एक आकर्षक पहलू के पीछे छिपे अंधेरे की याद दिलाते थे। मैं बच गई थी, लेकिन मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरों पर मेरा भरोसा, मेरी सुरक्षा की भावना सब टूट गई थी। फिर भी जब मैंने अपनी डाली हुई वीडियो पर टिप्पणी, अपनी सुरक्षा के लिए समर्थन और राहत के लिए संदेश पढ़े, तो मुझे पता चला कि मैं अकेली नहीं थी। मेरी कहानी ने लोगों को छू लिया था। उन्हें हम सब के अंदर की ताकत को याद दिला दिया था। और जो शायद जो कुछ भी मैंने सहा था, उसके लिए मैं उस समर्थन के लायक थी।